हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपका सीटेट का एग्ज़ाम बहुत पास आने वाला है और एग्ज़ाम की डेट अभी तक क्लियर नहीं है आपकी। तो देखिए, आपका जो साइकोलॉजी है यानी कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, उसके कुछ एक प्रैक्टिस सेट हम आपके लिए लेकर आए हैं। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है इसमें आपके। देखिए, हर साल आपका जब भी सीटेट का एग्ज़ाम होता है उसमें 30 से 40% आपका प्रीवियस ईयर्स के पेपर से ही रिपीट होता है। तो आप जितना प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को निकालेंगे उतना आपका एग्ज़ाम के लिए आपका 30 से 40% ऑटोमेटिक हो जाएगा आपका। तो चलिए आज का आपका शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए, 2016 में आपका ये वाला एग्ज़ाम हुआ था और उसके ही क्वेश्चन से आपके। चलिए देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। देखिए, आपका मोस्टली पेडागोजी ही इसमें आती है साइकोलॉजी से, और काफ़ी इजी क्वेश्चंस रहते हैं आपके। तो देखिए, विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है। विद्यार्थियों का जो संप्रत्यात्मक विकास होता है उसको प्रोत्साहन कौन सी विधि के द्वारा मिलता है, यानी कि कौन सी विधि सबसे प्रभावी होती है। देखिए, आपको ऑप्शंस में क्या क्या दिया गया है। विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन न हो जाए तब तक दंड का उपयोग करना। वे पुराने प्रत्ययों में से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझा जाना चाहिए, या फिर याद करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना। तो ये सब कुछ तो आपका याद करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही में बदलना ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो देखिए, यहाँ पर आपका जो है 4 ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। क्योंकि जितना वो तर्क शक्ति को यूज़ करेंगे उतना ही उनको प्रोत्साहन मिलेगा। जैसे इनको आप एग्जाम्पल देंगे किसी भी चीज़ का और वो अपनी तर्क शक्ति को यूज़ करेंगे तो वो प्रोत्साहित होंगे उस चीज़ के लिए और उनको ईजिली आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। जो प्राथमिक विद्यालय के बच्चे होते हैं वो सबसे प्रभावी ढंग से कौन से वातावरण में सीखेंगे। देखिए, जहाँ मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान का केंद्र होता है और बल दिया जाता है। तो देखिए, जहाँ पर आपका बल दिया जाता है या फिर ध्यान केंद्र होता है, ये आपका हर चीज़ नेगेटिव की ओर जाती है। इसको आप नेगेटिव वे में लें और स्टूडेंट को आप नेगेटिव वे में नहीं ले जा सकते। किसी भी चीज़ को उस पर बल नहीं दे सकते हो आप, यानी कि फोर्स नहीं कर सकते उसको। इसलिए ये ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा यहाँ पे। बी देखिए, जहाँ शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है और विद्यार्थियों से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करता है। यदि जो विद्यार्थी होते हैं अगर वो निष्क्रिय रहेंगे तो वो क्या सीखेंगे, फिर वो कुछ भी लर्न नहीं कर पाएंगे, कुछ भी क्या मतलब निष्क्रिय रहकर वो कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। इसलिए ये भी आपका रॉन्ग। सी में देखिए, जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। देखिए, जब बच्चों को ये फील कराएं हम कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है हमारे लिए वो, और उनकी जो संवेगात्मक आवश्यकताएं होती है, जिस चीज़ की उनको जिज्ञासा होती है जानने की, उसकी वो पूरी की जाए तो वो वहाँ पर उनकी जो है मतलब उस वातावरण में वो सबसे अच्छे से ढंग से सीख पाएंगे, जहाँ पर उनको लगेगा कि वो महत्वपूर्ण है वहाँ पे। ओके, तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। देखिए, आपका फोर्थ में क्या दिया गया है, जहाँ शिक्षक एकाधिकारवादी हो है और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या किया जाना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर एकाधिकारवादी में भी आपका ऑप्शन जो है गलत है बिल्कुल। ये भी आपको नेगेटिव वे की ओर ले जाता है। देखिए, जो वर्ड्स आपको नेगेटिव वे की ओर ले जाएं बच्चों को लेकर, वो आपके ऑप्शंस बिल्कुल ही गलत हो जाएंगे। आप सबसे पहले ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखिए। ओके, इससे आपका ऑप्शंस जो आपका आंसर होगा करेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ भी नहीं आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है कि एक पक्षी। इस बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है इससे। मतलब एक बच्चा बैठा है, उसको खिड़की के सामने से कौवा उड़ता हुआ दिखाई दिया और उसको देखकर बच्चे ने बोला कि एक पक्षी। तो उसके बारे में क्या पता चला इससे। देखिए, बच्चे की स्मृतियाँ पहले से भंडारित हैं, या फिर बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। तो देखिए, इसमें जो है आपके तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे,
क्योंकि उसमें तीनों का ही विकास हो चुका है, उसमें स्मृतियाँ भी भंडारित है। क्योंकि जैसे ही उसके सामने कुछ लोगों ने कहा होगा कि एक पक्षी है, कौवे को देखकर बोल देते हैं पक्षी, तो उसको पहले से भी पता है कि वो पक्षी है और उसका प्रत्यय भी विकसित हो चुका है उसके अंदर। और बच्चे ने अपने अनुभव को बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरण भी सीख लिए हैं, उसमें उसका विकास कर लिया है। इसलिए यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपका, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। मतलब कोई टीचर है और उसको अपने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना है उनकी भीतरी प्रेरणा के साथ, मतलब ऐसा कि उनको ऐसा कुछ कहना है कि जिससे वो अपनी अंदर से ही अपने आप को उस काम को करने के लिए प्रोत्साहित करे, अपने आप को एक्साइटेड हो उससे। तो देखिए यहाँ पर, काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक ट्रॉफी मिलेगी। देखिए, काम जल्दी पूरा करो तो ट्रॉफी मिलेगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर बार उसको ट्रॉफी ही मिले। मतलब ट्रॉफी जरूरी नहीं कि ट्रॉफी देकर ही उसको प्रोत्साहित किया जाए। यह ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत होगा। बी में देखिए, इसे करने की कोशिश करो तो तुम सीख जाओगे। ठीक है, जैसे ही बच्चे को ये कहेंगे आप इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे, तो वो करने की कोशिश करेगा। और अगर वो उसको करते करते सीख गया तो उसको भीतरी प्रेरणा उसको मिलेगी इससे। ऑप्शन नंबर 3 में देखिए क्या है, सी में, चलो इससे उसके करने से पहले समाप्त कर लो। ठीक है, ये आप भी इसको भीतरी प्रेरणा के प्रोत्साहित करने के लिए नहीं कह सकते उसको, तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते, देखो उसने इसे एकदम ठीक कर दिया। तो ये सब बच्चे को बिल्कुल भी गलत है कहना। आपका ऑप्शन नंबर बी ही इसमें करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 देखिए आपका क्या है, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है। तो देखिए यहाँ पर उसको व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उसमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर, या साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर जैसे ट्रॉफी, या फिर उनमें चिंता और डर पैदा करके, या फिर प्रतियोगितात्मक परीक्षण से। देखिए, चिंता और डर पैदा करके, ट्रॉफी देकर, या फिर प्रतियोगिता परीक्षण करके, इससे आपको आंतरिक रूप से उनको प्रेरित नहीं कर सकते। ठीक है, उनको व्यक्तिगत लक्ष्य उनके निर्धारित करना चाहिए और उनमें निपुणता पाने के लिए उसमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, तो बच्चे उत्प्रेरित होंगे उससे। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका। 6 में देखिए, किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। जो प्रारंभिक कक्षा होती है उसमें प्रभावशाली शिक्षक होते हैं और उनका उद्देश्य क्या होता है, विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना। तो किस लिए, दंडात्मक उपायों का प्रयोग करके, जिससे वे शिक्षक का सम्मान करें। ऐसा नहीं होता है कि आप बच्चे को दंड दें और वह शिक्षक का सम्मान करें, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में वे अच्छे अंक पा सकें। या फिर सी, सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। और डी है आपका, रट कर याद करने के लिए जिससे वे प्रत्यास्मरण करने में अच्छे बने। तो देखिए, प्रभावशाली शिक्षक जो होते हैं उसका उद्देश्य होता है कि वो सीखने के लिए, जिससे वे विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा सीखने के लिए, जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। ठीक है, उनका जो उद्देश्य होता है यही होता है। 7 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है। कौन सा उदाहरण है जो प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है इसमें से, तो ये आपका व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। 8 में देखिए, विकास का श्रेय पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर देखिए, ए में दिया है सिर से पैर की ओर, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर, सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर, विभिन्न से एकीकृत कार्यों की ओर। तो जो विकास का श्रेय पदाभिमुख दिशा सिद्धांत होता है वो सिर से पैर की ओर जो है विकास को बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है। जो भाषा विकास का सही सबसे समय होता है वो होता है आपका प्रारंभिक बचपन का समय, जो आपका देखिए यहाँ पर 10 मास से ही शुरू हो जाता है। ठीक है, जैसे बच्चा 10 मास का होता है, 10 महीने का, तो कुछ शब्द बोलना शुरू कर देता है, यानी कि इसका मतलब होता है कि उसमें भाषा का विकास होना शुरू हो गया है। जैसे जैसे वो बच्चे को कुछ शब्द सीखने आएंगे उसमें भाषा का विकास बढ़ता जाएगा उसमें। 10 देखिए, एक 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं।
ठीक है, और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगी। मतलब एक बच्चा है, उसके जो माता पिता हैं दोनों ही खिलाड़ी हैं, और वो बच्चा बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करता है अपना खेल कूद में, और उसके जो माता पिता हैं उसको सप्ताह के अंत में उसको प्रशिक्षण भी देते हैं। तो उसकी जो क्षमताएं हैं बच्चे की, वो किन दो उनके प्रतिक्रिया का परिणाम है इसमें देखिए, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण, अनुशासन और पौष्टिकता, या फिर अनुवांशिकता और पर्यावरण, या फिर वृद्धि और विकास। तो यहाँ पर देखिए अनुवांशिकता और पर्यावरण जो है उसकी दोनों ही है, क्योंकि उसके जेनेटिक्स जो है वो, उसके जो माता पिता हैं दोनों ही खिलाड़ी हैं और उसको प्रशिक्षण भी अच्छा देते हैं। ठीक है, तो दोनों ही इनमें जो परस्पर प्रतिक्रिया है इनकी अनुवांशिकता और पर्यावरण की, यही दोनों संभव है। ओके, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका। 11 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन से समाजीकरण के गौण वाहक हो सकते हैं। तो जो समाजीकरण के गौण वाहक होते हैं वो होते हैं विद्यालय और पास पड़ोस आपका। 12 देखिए, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। जो संज्ञानात्मक विकास होता है उसका मूल कारण क्या होता है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, तो ये होता है आपका सामाजिक अन्योन्य क्रिया। ओके, अब 13 देखिए, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा। देखिए, यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। ठीक है, किसी बच्चे को कहा गया कि यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। तो ठीक है, इसका दिया गया विशिष्ट जो उत्तर है वो किस कोहलबर्ग के किस नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के अंतर्गत आएगा। तो यह आएगा आपका अच्छा लड़की या अच्छा लड़का अनुकूलन। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। यानी कि जो जीन पियाजे हैं उनका जो लर्निंग का वो है प्रोसेस, उसमें अधिगम जिसको बोलते हैं, क्या आवश्यक है उसके लिए। ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, या फिर वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन। तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आपका, जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप यानी कि स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है किस रूप में, तो जाते हैं समावेशन और समायोजन के रूप में। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और जो लोग चैनल पर नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि वीडियोस आपको मिलती रहे। 16 देखिए, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो क्या करता है, आवृत्ति को बढ़ावा देता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 17, हार्वर्ड गार्डनर का जो बहुबुद्धि सिद्धांत है वो सुझाता है कि, बहुबुद्धि सिद्धांत किसका है, हार्वर्ड गार्डनर का, और ये आपको क्या सुझाता है, इनके शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह से ग्रहण करें। ओके, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए आपका, कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा जो प्रदर्शित व्यवहार है उसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इनकी 5 साल की लड़की है और वो टी शर्ट को तय करते हुए अपने आप से बात कर रही होती है, उसका जो प्रदर्शित व्यवहार है उसके संदर्भ में आपको बताना है क्या सही है, जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत में से। तो देखिए, आप जीन पियाजे जो है इसे अहम केंद्रित भाषा कहेंगे, और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेंगे। ओके, क्योंकि दोनों ने ही अलग अलग से सिद्धांत दिए हैं अपने, तो दोनों के अकॉर्डिंग इनकी जो विचार हैं वो अलग अलग होंगे, इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 19 देखिए, लिंग है, लिंग क्या है, एक सहज गुण, सामाजिक संरचना, जैविक सत्ता, या फिर शारीरिक संरचना। तो जो लिंग है आपका यहाँ पे सामाजिक संरचना के रूप में उसको माना गया है इसको। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए आपका,
लेव वाइगोस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? तो कौन सी विधि है जिसको वरीयता देंगे आप? तथ्यों पर आधारित प्रत्याशरण के प्रश्न, वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रश्न प्रकार के प्रश्न, या फिर सहयोगी प्रोजेक्ट, या फिर मानकीकृत परीक्षण। तो यहाँ पर सी आपका सही हो जाएगा, इनके सहयोगी प्रोजेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, आपकी कक्षा के व्यक्तिक भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वो बच्चों से बातचीत करे और उनके दृष्टिकोण को महत्व दे। तो शिक्षक के ये एक प्रायोरिटी होनी चाहिए कि वो जो बच्चों से बातचीत करे वो, और उनका जो दृष्टिकोण है बच्चों का उसको भी इम्पोर्टेंस दे, ताकि बच्चों को भी अच्छा फील हो और वो अपनी जिज्ञासा जो है दिखा सके अपनी किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि। आकलन होता है जो उद्देश्यपूर्ण कब होता है? जब यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो, या फिर विद्यार्थियों की उपलब्धियों के अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किए जाए, इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो, या फिर इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक प्राप्त हो। तो जो आकलन होता है इसका उद्देश्यपूर्ण होता है उसका यदि इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को फीडबैक प्राप्त हो, यानी कि जब फीडबैक मिले शिक्षार्थियों को भी और शिक्षकों को भी, तभी उनका जो आकलन होता है वो पूरा होता है। तभी वो अपनी जो कमियां होती है या फिर उनकी अच्छाइयाँ होती है उसको फीडबैक जब मिलेगा तभी वो सब कुछ पूर्ण होता है, और अपनी जो कमियां और अच्छाइयाँ जो होती है पता चलती है इंसान को, इनके एक शिक्षक को। ओके, और बच्चे को जो विचार होते हैं, जो उनका दृष्टिकोण होता है उसको भी वो अच्छे से समझ पाते हैं, तब कितना उनको समझ आया है कितना नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी कि NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है, कौन सी है वो? तो वो है आपकी सुविधादाता, यानी कि वो बच्चों को हर तरह से सुविधा दे ताकि बच्चा समझ पाए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, अनुसंधान सुझाते हैं कि विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम, तो यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। ओके, 25 देखिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना, किस पर? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना इनके विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा। शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है, एक काल्पनिक लक्ष्य है, या फिर जिनमें क्षमता न हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है। तो यहाँ पर जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनको शामिल करना शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा इसमें रखता है। ओके, 26 देखिए, आपका विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। यह कथन है, क्या है ये कथन? देखिए सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। ओके, जो उनके साथ बच्चे पढ़ते हैं, जब हमारे पास जो है सामाजिक और आर्थिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा की जो सभी विद्यार्थी हैं उनके अधिगम अनुभव को बढ़ाती है। कि जो बच्चे होते हैं क्लास में बहुत सारे होते हैं, वो अलग अलग जो है पृष्ठभूमि से आए होते हैं, और सब बच्चे एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, इसलिए आपका डी सही होगा, बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। 27 देखिए, सुनने में असमर्थ बच्चा, एक बच्चा है जो सुनाई नहीं देता उसको, वो असमर्थ है उसमें, तो उसको आपको क्या करना चाहिए? नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं, या फिर नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर सकेगा, या फिर श्रवण असमर्थता वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। मतलब एक बच्चों का जो श्रवण में असमर्थ होते हैं, जो सुन नहीं सकते, उनका एक अलग जो विद्यालय होता है अलग भी खुले होते हैं, उनको आपका क्या मानना है कि उनको अलग विद्यालय में भेजा जाना चाहिए या फिर जो रेगुलर आपके स्कूल्स होते हैं उसमें? नेक्स्ट है आपका, केवल एकेडमिक शिक्षा से लाभ नहीं उठा पाएगा, उसे उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। तो आपको एक शिक्षक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। ओके, और वो भी कोई टिपिकल शिक्षक के नहीं, आपको एक शिक्षक बनना है, और बच्चा किस तरह से सीख पाएगा
उसके बारे में आपको सोचकर यहाँ पर आंसर देना है। ठीक है, तो जो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाए। उसको मीन्स रेगुलर जो स्कूल्स खुले होते हैं उसमें भेजें और उनको सुविधाएं और साधन उपलब्ध कराएं वहाँ पर, तो अच्छे से सीख पाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका 28, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है, यानी कि एक विशेषता इसमें से बतानी है कौन सी है जो प्रतिभावान शिक्षार्थी की है। वह बहुत ही नकमिजाज होता है, या फिर वह रस्मी व्यवहार करता है जिससे जैसे कि हाथ थपथपाना या फिर डोलना आदि, या फिर वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है, या फिर यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और उब जाता है। तो जो प्रतिभावान शिक्षार्थी होगा, मतलब जो 3 आपके ऑप्शंस दिए गए हैं तो बेकार है, आपको इसमें कुछ भी नहीं होता है, तुनक मिजाज होता है या ऐसा कुछ नहीं, आक्रामक और कुंठित हो जाता है ऐसा भी नहीं होता आपका। तो जो डी ऑप्शन है आपका करेक्ट होगा, यानी कि जो कक्षा की गतिविधियाँ होती हैं अगर वो चुनौतीपूर्ण ही ना हो तो उसको मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि उसमें प्रतिभा है कुछ करने की और वो कम प्रेरित अनुभव करेगा अगर चुनौतीपूर्ण नहीं हो उसके लिए कुछ, और वो जल्दी ही क्लास से उब जाएगा। उसको कुछ ना कुछ नया करने को मिले तभी वो अपने आप को प्रेरित अनुभव करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। कैसे? अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके, या फिर अधिगम में छोटे छोटे उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर, या फिर ड्रिल और अभ्यास के द्वारा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में जो करेक्ट होगा आपका वो होगा बी, यानी कि विषय वस्तु जो है उसको विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके ही शिक्षिका अपने जो अधिगम होती है उसको प्रभावी बना सकती है। ठीक है, इनके प्रभावी अधिगम जो होता है उसको बढ़ा सकती है उस प्राथमिक कक्षा में अपनी, क्योंकि जैसे ही आप जो विद्यार्थी होते हैं अपने कुछ भी सीख रहे होते हैं, अगर वो उसको उनके जीवन के साथ जोड़ दे शिक्षक तो वो जल्दी से सीख पाएंगे उस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है, बच्चे समस्या समाधान करता है, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, या फिर बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। तो इसमें से कौन से कथन आपके सही हैं। देखिए आपका 2, 3 और 4 जो है आपके सही है, 3 ऑप्शन, बाकी एक सही नहीं है। जो आपका फर्स्ट है, बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है, मतलब कोई भी जानकारी है उसको वो निष्क्रिय प्राप्त करता उसके नहीं होते हैं, बल्कि वो सक्रिय प्राप्त करता होते हैं। ठीक है, निष्क्रिय बिल्कुल नहीं होते, इसलिए आपका फर्स्ट आपका रॉन्ग हो जाएगा। बाकी 3 ऑप्शंस आपके जो हैं सही है एकदम से। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम आपके लिए ऐसे ही प्रैक्टिस सेट्स लाते रहेंगे। ओके, आपको अगर और भी सब्जेक्ट्स की चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स सेक्शन में हमें ज़रूर रिप्लाई करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ आपके।